हेलो दोस्तों, हॉलीवुड हब में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए ड्रैकुला अनटोल्ड फिल्म की कहानी लेकर आया हूँ। इस फिल्म की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक राजा अपने राज्य के लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है, फिर चाहे उसे इसके लिए शैतान से सौदा ही क्यों ना करना पड़े। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत में ट्रांसिल्वेनिया के राजा व्लाड और उसके सिपाहियों को नदी के पास एक तुर्की सिपाही का हेलमेट मिलता है। व्लाड कहता है कि ये किसी तुर्की जासूस का हेलमेट है और तुर्कियों का हमारे राज्य में होना जंग के लिए न्योता हो सकता है। वो हेलमेट नदी में बहकर आया होता है और नदी की दिशा सबसे बड़े पहाड़ ब्रोकन टूथ की तरफ को होती है। तो व्लाड को लगता है कि तुर्की के जासूस ज़रूर उसी पहाड़ पर ही कहीं छुपे होंगे। व्लाड अपने दो साथियों के साथ उस पहाड़ पर पहुंच जाता है। पहाड़ पर एक बहुत बड़ी गुफा होती है। व्लाड अपने सिपाहियों के साथ उस गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उन्हें ज़मीन पर चारों ओर बिखरी हुई हड्डियाँ दिखाई देती है और इंसानी खोपड़ियाँ हर तरफ पड़ी होती है। ये सब देखकर व्लाड कहता है कि ये काम किसी तुर्की सिपाही का नहीं हो सकता, ये कोई और है। कि तभी कोई व्लाड के एक सिपाही पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है, और ये हमलावर कोई और नहीं, वैम्पायर होता है। देखकर व्लाड और उसका दूसरा सिपाही गुफा से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन वैम्पायर उसके दूसरे सिपाही पर भी हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। अब वैम्पायर अगला हमला व्लाड पर करता है और व्लाड इस हमले से दूर जाके गिरता है। लेकिन अब व्लाड किसी तरह सूरज की रोशनी में आ चुका होता है और वैम्पायर सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते, तो वो व्लाड को नहीं मार पाता और अंदर वापस गुफा में चला जाता है। फिर व्लाड अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से अपने महल की ओर निकल जाता है। फिर हमें व्लाड का महल दिखाया जाता है, जहाँ वो एक पादरी से मिलता है और उसे इस घटना के बारे में बताता है। पादरी उसे बताता है कि वैम्पायर पहले एक आम इंसान हुआ करता था, फिर उसने जहन्नुम के शैतान से उसकी ताकतों का सौदा किया और इस ताकत का वरदान पाया, जिसकी कीमत उसे ज़िंदगी भर चुकानी पड़ी एक अंधेरी गुफा में रहकर। और वहाँ वो तब तक रहेगा जब तक उसे कोई ऐसा काबिल इंसान नहीं मिल जाता जिसे वो इन ताकतों को सौंप सके। ये सुनकर व्लाड पादरी से इस बात को अपने तक ही रखने को कहता है, क्योंकि व्लाड नहीं चाहता कि ये बात उसके राज्य के लोगों को पता चले और उनमें डर का माहौल फैल जाए। आगे हम देखते हैं कि अगले दिन महल में ईस्टर का जश्न मनाया जा रहा होता है। ईस्टर एक त्यौहार होता है जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ होता है और सभी इस त्यौहार को बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ तुर्की सिपाही आ जाते हैं, जिनमें से एक सुल्तान का प्रमुख सेनापति हांसबे होता है। व्लाड उन्हें नजराने के तौर पर बक्सा भर मोहरे देता है और उन्हें महल से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन हांसबे कहता है कि इस बार सुल्तान ने नजराने के तौर पर 1000 बच्चों की मांग की है, और सुनते ही लोगों में हड़बड़ी मच जाती है, सब में आक्रोश भर जाता है और कोई भी अपने बच्चों को देने के लिए तैयार नहीं होता। तुर्की के सिपाही ज़बरदस्ती करने लगते हैं, पर व्लाड उन्हें ऐसा करने से रोक देता है और गुस्से में उन्हें वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। आगे हम देखते हैं कि व्लाड अपने कुछ साथियों के साथ सुल्तान महमद से मिलने जाता है ताकि वो बच्चों की मांग को खारिज करवा सके, परंतु सुल्तान व्लाड की बात नहीं मानता और अब उसे 1000 बच्चों के साथ साथ उसके बेटे की भी मांग करता है। आगे सीन में व्लाड के बेटे को सुल्तान को सौंपने के लिए लाया जा रहा होता है, लेकिन व्लाड की पत्नी, जिसका नाम मिरेना होता है, वो उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कहती है, क्योंकि वो अपने बेटे को जाने नहीं देना चाहती। लेकिन व्लाड का बेटा जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर व्लाड उसे सौंपने के लिए ले जा रहा होता है कि वो अपने बेटे को वापस जाने के लिए कहता है, और फिर उन सिपाहियों पर हमला करना शुरू कर देता है और उन सभी को एक एक करके जान से मार देता है। व्लाड के उन सिपाहियों पर हमला करने के कारण अब जंग होनी निश्चित थी, इसलिए व्लाड अपने सिपाहियों से अपनी बीवी और बच्चों को वापस महल में ले जाने के लिए कहता है और वो खुद ब्रोकन टूथ पहाड़ की ओर चल देता है उस वैम्पायर की ताकतों को हासिल करने, ताकि वो सुल्तान से लड़ सके। व्लाड पहाड़ पर पहुंच जाता है और अब वो गुफा के अंदर आ गया होता है। तभी उससे पीछे से वैम्पायर की आवाज़ आती है और वो कहता है, तुम लौट आए, आज तक कोई भी वापस नहीं आया। और इतना कहते ही वैम्पायर अचानक से व्लाड के सामने आ जाता है और वो व्लाड से पूछता है कि वो क्या वजह है कि तुम वापस मेरी गुफा में आने के लिए मजबूर हो गए। व्लाड बताता है, तुर्की सेना का मेरे राज्य पर आक्रमण होने वाला है और उनको बचाने के लिए मुझे तुम्हारी ताकत की ज़रूरत है। फिर वैम्पायर व्लाड से कुछ सवाल पूछता है। व्लाड के सही जवाब देने के बाद वैम्पायर कहता है कि मुझे सालों से तुम्हारे जैसे ताकतवर इंसान का इंतज़ार था, तुम्हारा हुनर इस अंधकारमयी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। और इतना कहने के बाद वो एक खोपड़ी को तोड़कर उसमें अपना खून भरकर व्लाड को पीने के लिए कहता है और उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि वैम्पायर बनने के बाद अगर तुम 3 दिनों तक अपने ऊपर काबू रख पाए और इंसानी खून नहीं पीते हो तो तुम वापस इंसान बन जाओगे, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो मैं आज़ाद हो जाऊंगा और जिन्होंने मुझे धोखा देकर यहाँ कैद किया है उनसे बदला लूँगा और फिर एक दिन तुम्हें आवाज़ दूंगा मेरा हुक्म मानने के लिए। ये सुनकर व्लाड कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में नाकाम कर दूंगा, और फिर वो वैम्पायर का खून पी लेता है और उस खून को पीते ही व्लाड की मौत हो जाती है। और फिर रात के समय नदी किनारे व्लाड की आँख खुलती है। अब वो वैम्पायर बन चुका है।
उसे छोटे बड़े कीड़े जानवर हर किसी की आवाज़ दूर दूर से सुनाई दे रही है। उसे टूटते हुए तारे की रफ्तार का पता चल रहा है। आसमान में अब वो दूर दूर तक देख पा रहा है। फिर व्लाड देखता है कि अब तुर्की सेना उसके राज्य पर हमला कर चुकी है। वो जल्दी से अपने महल की ओर जाने लगता है। हम देखते हैं तुर्की सेना तोप गोलों के साथ महल पर आक्रमण कर रही होती है और सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ व्लाड भी पहुँच जाता है। व्लाड को देखते ही सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और लोगों में नई उम्मीद सी भर जाती है। तुर्की सेना के तोपों के हमलों के कारण महल पूरी तरह से टूट चुका होता है और चारों तरफ धुआं धुआं फैल गया होता है। तब इस धुएं के बीच से निकलकर व्लाड सेना के सामने आता है। अब व्लाड सेना के सामने अकेला खड़ा होता है और तुर्की हजारों की संख्या में होते हैं। व्लाड अकेला उस सेना के बीच घुसकर सभी सैनिकों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो पूरी सेना को खत्म कर देता है। ये देखकर व्लाड के सिपाही पूरी तरह से चौंक जाते हैं, पर व्लाड उन्हें कहता है कि वो इस जंग के बारे में उससे कुछ भी नहीं पूछेंगे। और व्लाड कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द सबको लेकर यहाँ से निकलना होगा और सीधे कोजिया मोनेस्ट्री की ओर जाना होगा। सुल्तान जल्द ही और सैनिकों को हमला करने भेजेगा, उससे पहले हमें यहाँ से दूर जाना होगा। अब सभी लोग अपने घरों को छोड़कर मोनेस्ट्री की ओर चल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुल्तान तक खबर पहुँच जाती है कि व्लाड ने उसके 1000 सैनिकों को मार दिया है। तो सुल्तान व्लाड को मारने के लिए 1 लाख सैनिक और भेजने के लिए कहता है। अब सभी रात के समय जंगल में बैठे खाना खा रहे होते हैं और उन्हें देखकर व्लाड को खून की तड़प होनी शुरू हो जाती है और व्लाड वहाँ से उठकर निकल जाता है और वो भागता हुआ जंगल के काफ़ी अंदर चला जाता है। फिर तभी वहाँ व्लाड के लोगों में से एक आदमी भी आ जाता है जो व्लाड का पीछा कर रहा होता है। उस आदमी को पता होता है कि व्लाड अब एक वैम्पायर बन चुका है और वो आदमी व्लाड को अपना खून निकालकर पीने के लिए देता है, लेकिन व्लाड गुस्से में उसे गले से पकड़ लेता है और खुद से दूर रहने के लिए कहता है और फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि सुल्तान महमद अपने सिपाहियों के साथ व्लाड के महल पहुँच चुका है। वहाँ वो देखता है कि व्लाड ने उसके सिपाहियों को मारकर उन्हें हवा में लटका दिया होता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि व्लाड दिन के समय में अपने शिविर में सूरज की रोशनी से बचने के लिए एक कोने में लेटा होता है कि उसकी पत्नी देखती है कि व्लाड के बदन के जख्म अब पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। तो व्लाड उसे बताता है कि अब वो कोई इंसान नहीं रहा, अब वो एक वैम्पायर बन चुका है और अगर उसने 3 दिनों तक अपने ऊपर काबू रख लिया और वो इंसानी खून नहीं पीता है तो वो वापस इंसान बन जाएगा। व्लाड अपनी पत्नी से वादा करता है कि वो हार नहीं मानेगा और पहले जैसा इंसान बन जाएगा। फिर व्लाड अपनी पत्नी मिरेना से कहता है कि वो जल्द से जल्द सबको लेकर मोनेस्ट्री पहुँचे, सूरज के ढलते ही वो भी आ जाएगा। अब रात हो चुकी होती है और सभी लोग मोनेस्ट्री की ओर जा रहे होते हैं। व्लाड भी निकल चुका होता है। तभी महमद के सिपाही लोगों तक पहुँच जाते हैं और उन सभी पर हमला कर देते हैं। हमले से लोगों में भगदड़ मच जाती है, लेकिन उसी समय व्लाड भी वहाँ पहुँच जाता है और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ व्लाड की पत्नी मिरेना और उसके बच्चे को महमद के एक खास सैनिक ने घेर लिया होता है, जिनको बचाते हुए व्लाड का एक साथी भी मारा जाता है। अब वो सैनिक व्लाड की पत्नी और बच्चे को मारने जा रहा होता है। वहाँ व्लाड आ जाता है और उसे पहाड़ से नीचे गिर देता है और वो मारा जाता है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि वो मरा नहीं होता, वो पहाड़ से लटक कर बच गया होता है। अब सभी लोग मोनेस्ट्री पहुँच गए होते हैं और व्लाड भी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पहुँच गया होता है। फिर आगे सीन में सुल्तान महमद अपनी सेना के साथ मोनेस्ट्री की ओर बढ़ रहा होता है। सैनिकों की आंखों पर पट्टी बांध दी गई है ताकि वो व्लाड को देखकर घबरा ना जाए और जंग का मैदान छोड़कर भाग ना जाए, क्योंकि लोगों में अफवाह फैल चुकी होती है कि व्लाड अब एक शैतान बन चुका है। व्लाड मोनेस्ट्री में दिन के समय में जंग की तैयारियां कर रहा होता है और वो धूप की रोशनी में जाने से बच रहा होता है कि तभी पादरी उसे ऐसा करते देख लेता है। वो एक चांदी की तलवार लेकर घर के अंदर आ जाता है और वो व्लाड को कहता है कि तुम एक वैम्पायर बन चुके हो तो अब मुझे तुम्हें मारना होगा। ये सुनकर व्लाड उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। पादरी उस घर में लगे पर्दों को तलवार से काट देता है, जिससे सूरज की रोशनी व्लाड पर पड़ती है और वो जलने लगता है। ये सब राज्य के लोग देख लेते हैं और व्लाड को जान से मारने के लिए वो उस घर के अंदर आग लगा देते हैं, पर उस आग का व्लाड पर कोई असर नहीं होता और वो सही सलामत घर से बाहर आ जाता है। और ये देखकर व्लाड को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आपे से बाहर आ जाता है, पर व्लाड की पत्नी उसे समझाकर शांत कर देती है। फिर व्लाड सभी को जंग के लिए तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि तुर्की की सेना कभी भी वहाँ पहुँच सकती है। फिर आगे हम देखते हैं कि सुल्तान की सेना अब मोनेस्ट्री तक पहुँच चुकी है और दूसरी तरफ व्लाड और उसके सिपाही भी अब जंग के लिए तैयार हैं। व्लाड मोनेस्ट्री की सबसे ऊंची मीनार पर जाता है, जहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ होते हैं। व्लाड अब उन सभी चमगादड़ों को कंट्रोल कर सकता है। चमगादड़ों की ताकत के साथ वो सुल्तान की सेना पर हमला कर देता है। व्लाड को सेना के बीच सुल्तान महमद दिखाई देता है, तो वो उसे मारने के लिए सेना के बीच में चला जाता है। लेकिन जैसे ही व्लाड उस तक पहुँचता है तो वो देखते कि ये आदमी सुल्तान नहीं होता, वो कोई और होता है। अब मोनेस्ट्री में सुल्तान के कुछ सैनिक छुपकर अंदर आ गए होते हैं और इनमें से एक वही सैनिक होता है जिससे पहले व्लाड ने पहाड़ से नीचे गिराया होता है और वो बच गया होता है। व्लाड की पत्नी मिरेना और उसका बेटा उन सैनिकों से बचकर मोनेस्ट्री की सबसे ऊंची मीनार पर चले गए होते हैं
और वही सैनिक भी उनका पीछा करते हुए ऊपर तक आ गए होते हैं। उन सैनिकों में से एक व्लाड की पत्नी को मीनार से नीचे गिरा देता है और दूसरा उसके बेटे को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। अब व्लाड की पत्नी मीनार से नीचे गिरने ही वाली होती है कि व्लाड भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन मीनार से मिरेना का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। उसे बचाने के लिए व्लाड भी मीनार से नीचे जंप कर देता है, लेकिन व्लाड उसे बचा नहीं पाता। और दूसरी तरफ व्लाड का बेटा अब सुल्तान की कैद में आ गया होता है और सुल्तान के सैनिकों ने मोनेस्ट्री में सभी लोगों को मार दिया होता है। व्लाड की पत्नी भी मरने ही वाली होती है कि वो व्लाड को अपना खून पीने के लिए कहती है ताकि वो उनके बेटे को बचा सके, क्योंकि आज व्लाड को 3 दिन पूरे होने वाले थे और वो वापस इंसान बनने वाला था। और अगर व्लाड एक बार इंसान बन जाता तो उसके लिए सुल्तान का सामना कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए मिरेना की बात सुनकर व्लाड उसका खून पीने के लिए तैयार हो जाता है और अब खून पीने के बाद व्लाड हमेशा के लिए वैम्पायर बन चुका है। आसमान में चारों ओर बादल घिर चुके हैं जिसने सूरज को पूरी तरह से ढक लिया है। अब हमें दिखाया जाता है कि व्लाड वापस मोनेस्ट्री में जाता है जहाँ अभी भी कुछ लोग जिंदा बचे होते हैं, जिनको व्लाड अपना खून पिलाकर वैम्पायर बना देता है। और फिर व्लाड अपने वैम्पायर साथियों के साथ सुल्तान के खेमे में पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचते सभी वैम्पायर सुल्तान की पूरी सेना पर हमला बोल देते हैं और एक एक करके सभी सैनिकों को मारने लगते हैं। सेना के बीच व्लाड उसी सिपाही को देख लेता है जिसने उसकी पत्नी को मीनार से नीचे गिराया होता है। उसको देखते ही व्लाड तेजी से उसकी ओर जाता है और तलवार उसके सीने के आर पार कर देता है और वहाँ से व्लाड सीधा सुल्तान को मारने के लिए उसके शिविर में चला जाता है। अंदर पहुँचते ही व्लाड देखता है कि सुल्तान ने एक सोने का कवच पहना हुआ है और उसने अपने चारों ओर चांदी के सिक्के फैलाए हुए हैं। दरअसल चांदी वैम्पायर की कमजोरी होती है जो सुल्तान अच्छे से जानता है और अब वो इसका भरपूर फायदा उठाने वाला था। चांदी के आसपास होने के कारण व्लाड की ताकत कम होने लगती है और वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, जिस कारण सुल्तान उस पर भारी पड़ जाता है। सुल्तान एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उसे व्लाड के दिल के आर पार करने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन व्लाड उस लकड़ी को पकड़ लेता है और चमगादड़ का रूप लेकर वो सुल्तान के पीछे आ जाता है और उस लकड़ी को सुल्तान के ही सीने में घुसा देता है, जिससे सुल्तान की वही मौत हो जाती है। फिर व्लाड अपने बेटे को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि वैम्पायर्स ने पूरी सेना को खत्म कर दिया होता है। अब वहाँ जितने वैम्पायर्स होते हैं वो व्लाड से उसके बेटे को भी मार देने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब वहाँ उसका बेटा ही एक आखिरी इंसान होता है। फिर उनमें से एक वैम्पायर व्लाड के बेटे को मारने के लिए आगे आ रहा होता है कि व्लाड लकड़ी का भाला उठाकर उसके सीने के आर पार कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब सभी वैम्पायर व्लाड और उसके बेटे को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनको मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ वही पादरी आ जाता है जिसने पहले व्लाड को मोनेस्ट्री में भी मारने की कोशिश की थी। उसके हाथ में एक होली क्राइस्ट होता है जिसे देखती सभी वैम्पायर उससे डर के दूर भाग जाते हैं। व्लाड अपने बेटे को उस पादरी को सौंप देता है और पादरी व्लाड के बेटे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर व्लाड आसमान से सभी बादलों को हटा देता है, जिससे सूरज की रोशनी से सभी वैम्पायर जल के मर जाते हैं और खुद व्लाड भी जल कर अपनी जान दे देता है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि व्लाड अभी मरा नहीं होता। वो आदमी जिसने जंगल में व्लाड को अपना खून एक गिलास में निकाल कर पीने के लिए पेश किया था, वो आकर व्लाड को अपना खून पिला देता है और व्लाड दोबारा जिंदा हो जाता है। और हम देखते हैं कि व्लाड का बेटा अब ट्रांसिल्वेनिया का राजा बन चुका है। और इसके बाद हमें समय बहुत आगे का दिखाया जाता है जहाँ अब आधुनिक युग आ चुका है, जहाँ हम व्लाड को देखते हैं जो आज भी पहले जैसे ही जवान है और वो एक मार्केट में घूम रहा होता है कि वहाँ उसे अपनी पत्नी मिरेना जैसी एक लड़की दिखाई देती है। व्लाड उससे बात करता है और उसे एक पोएट सुनाता है जो उस लड़की की भी फेवरेट पोएट होती है। अब दोनों में बातचीत होनी शुरू हो जाती है। तभी हम टेबल पर बैठे उसी पहले वैम्पायर को देखते हैं जिसने व्लाड को भी वैम्पायर बनाया होता है और अब वो आज़ाद हो चुका है और अब वो समय आ चुका है जब वो व्लाड को आवाज़ दे उसका हुक्म मानने के लिए। वो उठता है और व्लाड के पीछे पीछे चल देता है और कहता है कि अब गेम में मज़ा आएगा। और यहीं पर हमारी कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। मेरी ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ।